एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी फिजियोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमें 15 टॉपिक्स में कवर करना है। ये लिस्ट आप टेलीग्राम चैनल पे भी देख सकते हैं, ठीक। तो इसमें हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स बनते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और आसान तो आपको हमेशा लगता ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हेयरिंग एंड बैलेंस। तो देखिए, चाहे हेयरिंग हो या बैलेंस हो, ये दोनों काम हमारे ईयर के हैं। ये तो हमें पता है। ईयर में प्रेजेंट होता है कॉक्लिया, जिसका काम होता है हेयरिंग। ईयर में प्रेजेंट होता है वेस्टिबुलर अपैरेटस, जिसका काम होता है बैलेंस। तो चलिए, अब हमें हेयरिंग और बैलेंस पढ़ना है, तो हमें ज़रूरी कॉक्लिया और वेस्टिबुलर अपैरेटस पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आते हैं हम कॉक्लिया पे। तो देखिए, अगर कॉक्लिया एग्जाम में आए तो ये वाला स्ट्रक्चर बनाइएगा। आप इससे प्यारी भी डायग्राम बना सकते हैं। तो कॉक्लिया में क्या होता है, कॉक्लिया में दो मेम्ब्रेन्स डिवाइड करते हैं उसको 3 पार्ट्स में, ठीक। कौन सी दो मेम्ब्रेन? पहली मेम्ब्रेन जो ऊपर होती है उसका नाम होता है रिजनस मेम्ब्रेन। दूसरी मेम्ब्रेन जो नीचे होती है उसका नाम होता है बेसिलार मेम्ब्रेन। देखिए, याद कैसे रखना है, बेसिलार मेम्ब्रेन, बेसिलार बेस पे होगी, रिजनस मेम्ब्रेन ऊपर होगी, ठीक। इतना क्लियर हो गया। अब जो 3 पार्ट्स है वो होंगे स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पैनाई, ठीक। जो स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पैनाई है ये फिल्ड होंगे विद पेरिलिम्फ, जबकि जो स्केला मीडिया है, ठीक, ये फिल्ड होगा विद एंडोलिम्फ। ये याद रखना है। अब इस एंडोलिम्फ को कौन प्रोड्यूस करता है? तो स्ट्रिया वेस्कुलरिस नाम की एक मेम्ब्रेन या लेयर सराउंड करती है स्केला मीडिया को, वही प्रोड्यूस करती है इस एंडोलिम्फ को। तो कॉक्लिया के स्ट्रक्चर में आप इतना याद रखेंगे। आपको क्या याद रखना है कि जो हमारे ये स्केला मीडिया होता है, इसमें प्रेजेंट होता है एक ऑर्गन जिसको हम कहते हैं रिसेप्टर फॉर हियरिंग या ऑर्गन ऑफ कोटाई, ठीक। यही हमने कहा कि स्केला मीडिया कंटेन्स रिसेप्टर्स फॉर हियरिंग, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कोटाई। उसमें प्रेजेंट होती है हेयर सेल्स, ठीक। देखिए, अब हेयर सेल्स आ गई तो हम देखते हैं ये हेयर सेल्स क्या होती हैं जो इस ऑर्गन ऑफ कोटाई में होती है। असल में जो ये हेयर सेल्स है यही हमारी हेयरिंग में मदद करती हैं, ठीक। कैसे, वो भी देखते हैं अच्छे से। देखिए, जो ये हेयर सेल्स होती है ना, हेयर सेल्स 2 टाइप की होती हैं। एक तो होती है आउटर हेयर सेल्स और होती है इनर हेयर सेल्स। डायग्राम पे फोकस कीजिए। ये बाहर वाली क्या होगी? आउटर हेयर सेल। ये अंदर वाली क्या होगी? इनर हेयर सेल्स। तो आपको दिख रहा होगा जो ये आउटर हेयर सेल्स है ये मोर न्यूमेरस होती है, जबकि ये जो इनर हेयर सेल है ये लेस न्यूमेरस होती है। जो मोर न्यूमेरस होती है वो लेस इनर्वेटेड होती है, और जो लेस न्यूमेरस होती है वो मोर इनर्वेटेड होती है। इतना क्लियर हो गया। हेयर सेल्स 2 टाइप की होती हैं, आउटर हेयर सेल्स और इनर हेयर सेल्स। आउटर हेयर सेल्स ज्यादा नंबर में होती है और कम इनर्वेटेड होती है। इनर हेयर सेल्स क्या होती है? नंबर में तो कम होती है लेकिन इनर्वेटेड ज्यादा होती है। अब इनको इनर्वेट कौन कर रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है, 8th क्रीनियल नर्व का कॉक्लियर डिवीजन, ठीक। इसके बाद देखिए, आउटर हेयर सेल्स और इनर हेयर सेल्स के बीच में एक सेल होती है जो इनको कनेक्ट करती है। उसको हम बोलते हैं डिटर सेल या सपोर्टिंग सेल। इसका नाम चाहिए तो याद रख लीजिएगा, डिटर सेल या सपोर्टिंग सेल, ठीक। अब देखिए, अब मजेदार बात है, ये जो हेयर सेल्स होती है इनमें से एक हेयर सेल सबसे लंबी होती है जिसको हम बोलते हैं काइनोसीलियम, ठीक। ध्यान से समझिएगा, ये जो हेयर सेल्स होती है इनमें एक हेयर सेल सबसे लंबी होती है जिसको हम काइनोसीलियम बोलते हैं। उसके बाद जो हेयर सेल्स होती हैं वो प्रोग्रेसिवली डिक्रीजिंग इन हाइट होती है। वही हमने कहा, 1 हेयर सेल इज टॉलेस्ट नोन एज काइनोसीलियम एंड हेयर सेल्स एडजेसेंट टू इट are progressively decreasing in size, and are known as stereocilia। बाकी सबको क्या हम बोलते हैं? स्टीरियोसीलिया। जो सबसे लंबा होगा उसको हम क्या बोलते हैं? काइनोसीलियम। तो देखिए, अब कॉन्सेप्ट क्या है, अगर ये जो स्टीरियोसीलिया है या अगर सारी हेयर सेल्स बेंड करेंगी टुवर्ड्स द काइनोसीलियम, ठीक, अगर सारी हेयर सेल्स बेंड करेंगी टुवर्ड्स द काइनोसीलियम तो पोटेशियम इनफ्लक्स होगा एंडोलिम्फ से और इस केस में डीपोलराइजेशन होगा। लेकिन अगर सारी हेयर सेल्स क्या करेंगी? काइनोसीलियम की ऑपोजिट डायरेक्शन में बेंड करेंगी तो इस केस में क्या होगा? हाइपरपोलराइजेशन, ठीक। काइनोसीलियम की डायरेक्शन में बेंड किया तो क्या हुआ? तो हुआ डीपोलराइजेशन। काइनोसीलियम की अपोजिट डायरेक्शन में बेंड किया तो क्या हुआ? हाइपरपोलराइजेशन। अब इसी डीपोलराइजेशन के कारण हम सुनते हैं। कैसे सुनते हैं?
जब आवाज आती है और उसके बाद फाइनली प्रोसेस होने के बाद डीपोलराइजेशन होता है। डीपोलराइजेशन होने के बाद क्या होता है, देखिए डीपोलराइजेशन होने के बाद ये हेयर सेल सिग्नल को फॉरवर्ड करती है टू एट्थ क्रीनियल नर्व। एट्थ क्रीनियल नर्व के किस डिवीजन में, कॉक्लियर डिवीजन में। तो आप सब लोग समझ गए होंगे कि अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं ऑडिटरी पाथवे, यानी ये जो साउंड, ये जो सिग्नल्स, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस हुई, अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ब्रेन तक कैसे जाएंगी, इस पाथवे को हम बोलते हैं ऑडिटरी पाथवे। और ऑडिटरी पाथवे को हमने कैसे याद किया है, ऑडिटरी पाथवे के लिए हमने एक निमोनिक बनाई है, ई को ली मा। ठीक, ये आप याद रखिएगा। ठीक, ऑडिटरी पाथवे अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपके दिमाग में उसी टाइम आना चाहिए इकोलीमा। देखिए ई क्या होता है, हेयर सेल से कहा एट्थ क्रीनियल नर्व के कॉक्लियर डिवीजन में साउंड गई, किस डिवीजन में, कॉक्लियर डिवीजन में। उसके बाद ऑलिवरी न्यूक्लियस, लेटरल लेमिनिस्काई, इंफीरियर कॉलिक्यूलाई, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी और ऑडिटरी कॉर्टेक्स में फाइनली। देखिए एट्थ क्रीनियल नर्व, कॉक्लियर डिवीजन, ऑलिवरी न्यूक्लियस। लेकिन ऑलिवरी दो न्यूक्लियस होते हैं, एक तो होता है सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस, दूसरा होता है इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस। यहाँ ऑडिटरी पाथवे में कौन सा ऑलिवरी न्यूक्लियस आता है, सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद लेटरल लेमिनिस्काई, इंफीरियर कॉलिक्यूलाई, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। आपको पता है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी इज अ पार्ट ऑफ थैलेमस। आखिरी में ऑडिटरी कॉर्टेक्स। बताइए ऑडिटरी कॉर्टेक्स कौन सा एरिया होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, तो वो होता है एरिया नंबर 41, या जिसको हम ब्रॉडमैन्स एरिया भी बोलते हैं। ठीक, और ये प्रेजेंट होता है सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में। ठीक, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में। आपको पता होना चाहिए कि टेम्पोरल लोब को दो सल्काई डिवाइड करते हैं इनटू 3 गायराई। ठीक, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, मिडिल टेम्पोरल गायरस एंड इंफीरियर टेम्पोरल गायरस। तो ये जो ब्रॉडमैन्स एरिया या एरिया नंबर 41 होता है, ये प्रेजेंट होता है इन सुपीरियर टेम्पोरल गायरस। इतना क्लियर हो गया। हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने अभी तक देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने ये स्ट्रक्चर देखा था कॉक्लिया का। ठीक, कॉक्लिया का स्ट्रक्चर देखने के बाद हमने क्या, हेयर सेल्स के बारे में कुछ पढ़ा था। ठीक, हेयर सेल्स के बारे में हमें सब समझ आ गया। उसके बाद हमने ऑडिटरी पाथवे पढ़ा, ऑडिटरी पाथवे हमें इकोलीमा से याद हो गया। अब हम एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ते हैं, या हम कह सकते हैं ये एक बहुत ही मजेदार बात है, आपको याद हो जाएगी। देखिए स्टेपिडियल रिफ्लेक्स नाम की एक चीज है। क्या होता है ये स्टेपिडियल रिफ्लेक्स? ठीक, तो स्टेपिडियल रिफ्लेक्स क्या होता है, जो जब लाउड नॉइज होती है लगभग 160 डेसिबल की, वो परसीव करती है हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन 120 डेसिबल की। कैसे होता है ये, देखिए अगर 160 डेसिबल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे पड़ जाए तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का डैमेज हो सकता है। इसीलिए क्या होता है, इस साउंड को एटेन्यूएट किया जाता है। एटेन्यूएट मतलब इसकी इंटेंसिटी को कम किया जाता है टू प्रिवेंट द डैमेज ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज स्टेपिडियल रिफ्लेक्स, सबसे पहली बात जो आप स्टेपिडियल रिफ्लेक्स के बारे में बोलोगे कि स्टेपिडियल रिफ्लेक्स इज अ टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। स्टेपिडियल रिफ्लेक्स इज अ टाइप ऑफ protective reflex in which sound is attenuated to prevent damage to tympanic membrane. Hence, even sounds as louder as 160 decibel are perceived as 120 decibel. इतना क्लियर हो गया। देखिए अब स्टेपिडियल रिफ्लेक्स का पाथवे आपको याद होना चाहिए। स्टेपिडियल रिफ्लेक्स के लिए जो एफेरेंट होता है वो होती है क्रीनियल नर्व 8, जो सेंटर होता है वो होता है सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस, और इफेरेंट क्या होता है, क्रेनियल नर्व 7। ठीक, आपको एफेरेंट याद रखना है 8, सेंटर तो आपको याद रहेगा सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस, क्योंकि यही न्यूक्लियस होता है जो ऑडिटरी पाथवे में भी आता है। और इफेरेंट क्या याद रखना है, क्रेनियल नर्व 7। ठीक, अब इफेरेंट के थ्रू क्या होता है, जब स्टेपिडियल रिफ्लेक्स जनरेट होता है, ठीक, जनरेट होने के बाद क्या होता है, आखिरी में कंट्रैक्शन होता है स्टेपिडियस मसल का। जब स्टेपिडियस मसल का कंट्रैक्शन होता है, देखिए मान लीजिए ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये स्टेपिडियस मसल है, तो जब इसका कंट्रैक्शन होगा तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कुछ ऐसी हो जाती है, तो साउंड को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी होती है इसको स्ट्राइक करने के लिए, तब तक उसकी इंटेंसिटी 160 डेसिबल से 120 डेसिबल की हो जाती है। समझ आया? ठीक, अब हाइपर एक्यूसिस क्या होता है, अगर इस 7th क्रेनियल नर्व में लेजन हो जाए, ठीक, तो स्टेपिडियल रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा। उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, हाइपर एक्यूसिस। लेजन इन 7th क्रेनियल नर्व, ठीक,
उसके कारण क्या होता है, ये स्टेपिडियल रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है, इसको हम बोलते हैं हाइपर एक्यूसिस। तो आपको स्टेपिडियल रिफ्लेक्स अच्छे से समझ आया, ठीक। देखिए इसके बाद हमारा जो कॉक्लियर डिवीजन था वो वाला खत्म हो गया, यानी हियरिंग वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब अगर बैलेंस वाले पार्ट पे आ जाए, यानी वेस्टिबुलर एपेरेटस पे आ जाए, तो देखिए वेस्टिबुलर एपेरेटस को कितना आसान बनाया है हमने, ठीक। तो वेस्टिबुलर एपेरेटस क्या काम करता है, ये डिटेक्ट करता है सेंसेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक। इसके बाद वेस्टिबुलर एपेरेटस में क्या क्या आता है, इसमें आती है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स और आता है ऑटोलिथ ऑर्गन, यानी जिसको हम कहते हैं यूट्रिकल एंड सैक्यूल, ठीक। अभी आप फंक्शंस पे ना जाए, पहले मैं आपको ये डायग्राम दिखाता हूं। देखिए यह है एक सेमी सर्कुलर कैनाल, यह है दूसरी सेमी सर्कुलर कैनाल, यह है तीसरी सेमी सर्कुलर कैनाल, और वी कैन से एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल एंड लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। पहली बात जो आपको इन सेमी सर्कुलर कैनाल्स के बारे में याद रखनी है कि ये 3 होती है और तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होती है। याद हो गया इतना। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि इनके नाम क्या होते हैं, एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक। तो अब आपको क्या याद रखना है, देखिए ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं इनका जो एंड होता है वो एंड इनके फूल जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, बायोलॉजी में जहां जहां पे भी कुछ फूला उसको हमने नाम दिया एम्प्यूला, ठीक। तो इसको हम कहते हैं एम्प्यूला। जो इन सेमी सर्कुलर एंड्स का फूला हुआ पार्ट होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स का फूला हुआ पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं एम्प्यूला। अब इस एम्प्यूला में प्रेजेंट होता है क्रिस्टा एम्पुलरिस। वही हमने कहा कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स में प्रेजेंट होता है क्रिस्टा एम्पुलरिस, या अगर हम ज्यादा इलोबरेट करके कहें तो सेमी सर्कुलर कैनाल में प्रेजेंट होता है उनका फूला हुआ एंड जिसको हम बोलते हैं एम्प्यूला, और उसी एम्प्यूला में प्रेजेंट होता है क्रिस्टा एम्पुलरिस जिसका काम होता है काइनेटिक बैलेंस। क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए और 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है क्या, यूट्रिकल, दूसरा क्या होता है सैक्यूल। यूट्रिकल और सैक्यूल, इन यूट्रिकल और सैक्यूल में क्या प्रेजेंट होता है, इनमें प्रेजेंट होता है मैक्यूला, ठीक। मैक्यूला, इस मैक्यूला का काम क्या होता है, स्टैटिक बैलेंस, ठीक। इसको हम ग्रेविटी रिसेप्टर भी कहते हैं क्योंकि रिस्पॉन्ड करता है टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ठीक। तो इसको हम अब अच्छे से समझते हैं। सबसे पहली बात जो समझने की है, बताइए काइनेटिक बैलेंस क्या होता है। हमने कहा कि सेमी सर्कुलर कैनाल में क्रिस्टा एम्पुलरिस प्रेजेंट होता है जिसका काम होता है काइनेटिक बैलेंस, और यूट्रिकल एंड सैक्यूल में मैक्यूला प्रेजेंट होता है जिसका काम होता है स्टैटिक बैलेंस। तो काइनेटिक बैलेंस क्या होता है, काइनेटिक बैलेंस वो होता है जो देखिए चलते चलते कोई मूवमेंट करते करते जो हमें बैलेंस करना पड़े वो उसका नाम होता है काइनेटिक बैलेंस। और ये किसका काम होता है, क्रिस्टा एम्पुलरिस का। देखिए बैठे बैठे या विदाउट एनी मूवमेंट जो हमें बैलेंस करना पड़े वो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक बैलेंस, और ये किसका काम होता है, मैक्यूला का, ठीक। अब बाकी भी देखेंगे ये ग्रेविटी रिसेप्टर्स और ग्रेविटेशनल फोर्सेस की तरफ कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ये नीचे देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये डायग्राम आप देखिए, ये है क्रिस्टा एम्पुलरिस की डायग्राम। एग्जाम में क्रिस्टा एम्पुलरिस की डायग्राम बहुत ही रेयरली पूछी जा सकती है। आई तो ऐसे आप हेयर सेल्स बनाइएगा, हेयर सेल्स को आप कंबाइन करके क्या बनाती है, हेयर टफ्ट्स बनाती हैं, और ऊपर से आप एक जेलेटिनस मास बनाइएगा जिसको हम कहते हैं क्यूप्यूला। नीचे आप क्या, नर्व फाइबर्स ड्रॉ कीजिएगा। ऐसी ही डायग्राम आप कॉपी पेस्ट करिएगा। क्या, देखिए हेयर सेल्स बनाई, हेयर सेल्स बनाई, हेयर सेल्स से हेयर टफ्ट्स निकले, हेयर टफ्ट्स के ऊपर आप ऐसा एक जेलेटिनस मास बनाइएगा जिसको हम क्यूप्यूला कहते हैं। नीचे से आप नर्व फाइबर्स को बनाइएगा, ठीक। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए मैक्यूला की जो डायग्राम यहाँ पे है, मैक्यूला की डायग्राम पूछी जा सकती है पर हम ऐसी डायग्राम नहीं बनाएंगे क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। तो मैक्यूला की हम ये सिंपल वाली डायग्राम बनाएंगे, ठीक। ऐसे हम हेयर सेल्स बनाएंगे, हेयर सेल्स, हेयर सेल्स, हेयर सेल्स के बीच में हम सबटेंटिकुलर सेल या सपोर्टिंग सेल्स बनाएंगे, ठीक। और इसके ऊपर एक जिलेटिनस लेयर बनाएंगे, जिलेटिनस लेयर के ऊपर स्टैटोकोनिया, कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स या क्रिस्टल्स बनाएंगे। याद हुआ मैक्यूला के स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, हेयर सेल्स बनाएंगे, हेयर सेल्स के बीच में हम सबटेंटिकुलर सेल्स बनाएंगे, ऊपर एक जिलेटिनस लेयर बनाएंगे जिसके ऊपर हम पार्टिकल्स बनाएंगे या क्रिस्टल्स बनाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट के जिसको हम बोलते हैं स्टैटोकोनिया।
और फिर हम हेयर सेल से दिखाएंगे कि एक नर्व फाइबर निकल रहा है। तो ये है मैक्यूला का स्ट्रक्चर। टर्म होती है डायरेक्शनल सेंसिटिविटी ऑफ हेयर सेल। तो ये टर्म क्या होती है, देखिए जो हेयर सेल्स के ऊपर ये स्टैटोकोनिया होते हैं, ये ग्रेविटेशनल पुल की डायरेक्शन में किसी डायरेक्शन में चले जाते हैं, तो उसके कारण हेयर सेल्स भी उसी डायरेक्शन में जाती है। यही हमने कहा कि वेट ऑफ स्टैटोकोनिया मूव्स द हेयर सेल्स इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। तो दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्शनल सेंसिटिविटी ऑफ हेयर सेल्स। अगर ये मोमेंट काइनोसीलियम की डायरेक्शन में थी, यानी टॉलेस्ट सीलिया की डायरेक्शन में थी, तो इसको हम डीपोलराइजेशन कहेंगे। अगर इसके ऑपोजिट में थी तो उसको हम हाइपर पोलराइजेशन कहेंगे। ये याद हो गया। तो ये है डायरेक्शनल सेंसिटिविटी ऑफ हेयर सेल। इसीलिए हमने कहा था कि जो यूट्रिकल और सैक्यूल है वो एक्ट करते हैं एज ग्रेविटी रिसेप्टर्स बाय रिस्पॉन्डिंग टू द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। समझ आ गया। तो वेस्टिबुलर अपैरेटस में हमने 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स के बारे में पढ़ा, यूट्रिकल एंड सैक्यूल के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने क्या, ये वेस्टिबुलर अपैरेटस की डायग्राम देखी। उसके बाद हमने क्रिस्टा एम्पुलरिस और मैक्यूला की डायग्राम देखी। और आखिरी में हमने एक टर्म देखी जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल सेंसिटिविटी ऑफ हेयर सेल्स। ठीक, देखिए अब एक रिफ्लेक्स के बारे में पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स। ये वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स एक ऐसी रिफ्लेक्स आई मूवमेंट है जो इमेज को हमारी विजुअल फील्ड के सेंटर में स्टेबलाइज करती है। इसका क्या मतलब होता है, देखिए आप अगर आप देखते हैं ना, जब कार्टून किसी चेयर पे बैठते हैं और वो चेयर घूमती है ऐसे ऐसे, तो उनकी आंखें भी घूमती है। पर हम में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम में वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स होता है। यानी हम में एक ऐसा रिफ्लेक्स होता है जो इमेज को हमारी विजुअल फील्ड के सेंटर में स्टेबलाइज करती है। ठीक, यही हमने कहा भाई, प्रोड्यूसिंग मूवमेंट इन डायरेक्शन अपोजिट टू हेड मूवमेंट। ठीक, नॉर्मली क्या होता है, जो हमारी आईज है जिस डायरेक्शन में हेड मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करती, लेकिन एक मूवमेंट उसके अपोजिट में भी जनरेट होती है। उसी के कारण क्या होता है, जो हमारी आईज है वो ऐसी की ऐसी रहती है, गोल गोल नहीं घूमती। और वी कैन से दैट जो इमेज है वो हमारी विजुअल फील्ड के सेंटर में स्टेबलाइज हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स। अब अगर आपको टेस्ट करना है इस रिफ्लेक्स का, तो कैसे करेंगे, आप पेशेंट को चेयर पे बिठाएंगे, चेयर को रोटेट करेंगे, उसकी आंखों को देखेंगे। अगर उसकी आंखें घूमेंगी तो वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स जो है वो नेगेटिव होगा। अगर उसकी आंखें नहीं घूमेगी तो वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स पॉजिटिव होगा। समझ आया अच्छे से। आप ये वाला टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि मैंने सबसे पहले सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक उठाया। ठीक, ताकि आपको बाद में जो सब्सिक्वेंट टॉपिक्स है वो और आसान लगते जाएं। ठीक, तो नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा टॉपिक वाइज, ताकि आप पर्टिकुलर टॉपिक को भी रिवाइज कर पाओ। ठीक, ताकि आपको वेट ना करना पड़े कि कब सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट होगा, उसके बाद हमें नोट्स मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए हमारी चैनल, ताकि हमारी चैनल की भी ग्रोथ हो सके और आपकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।